गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। बुलेटिन में आप देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी होंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए फटाफट अंदाज में 25 बड़ी खबरें। राज्यसभा में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए आज सरकार ने सुबह 10 बजे एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन दलों को न्योता दिया गया है जिनके सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है। इनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सुझाव दिया था कि दोनों दलों को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते राज्यसभा ठीक से काम नहीं कर सकी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सुबह 9:45 बजे विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित करने के बजाय सिर्फ 4 दलों के नेताओं को आमंत्रित करने को अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार बताया है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि विपक्षी दलों ने 12 राज्यसभा सदस्यों के निलंबन के मुद्दे को हल करने के लिए नेताओं के चयन की सरकार की कोशिशों को खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के नए सिरे से निर्धारण के लिए गठित परिसीमन आयोग की आज बैठक होगी। इसमें भाग लेने के लिए प्रमुख दलों ने अपनी अपनी दलील देनी शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बैठक में शामिल होगी, जबकि पीडीपी ने कहा कि उसे परिसीमन आयोग पर भरोसा नहीं है। बैठक में परिसीमन के ड्राफ्ट प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली में कोरोना और ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए आज डीईटीएमए की बैठक बुलाई गई है। बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात की समीक्षा होगी। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल अनिल बैजल करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल और दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव समेत दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सभी अहम अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। रविवार को कोरोना वायरस के नए मामलों ने 100 का आंकड़ा पार कर दिया। करीब 6 महीने बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब नए केसों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 107 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार ने कदम उठाते हुए 4 निजी अस्पतालों को ओमाइक्रॉन समर्पित केंद्रों में तब्दील कर दिया है। इन 4 अस्पतालों में सर गंगाराम अस्पताल, साकेत का मैक्स अस्पताल, वसंत कुंज का फोर्टिस अस्पताल और बत्रा अस्पताल शामिल है। कोलकाता नगर निगम चुनाव में हिंसा के बाद बीजेपी ने चुनाव रद्द करने की मांग की है। नगर निगम चुनावों के दौरान हुई हिंसा के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी ने वोटिंग के दौरान बम फेंकने जैसी घटनाओं के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद शाम होते होते पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इन चुनावों को खारिज करने की मांग कर दी और हिंसा के पीछे तृणमूल का हाथ होने के सबूत कोर्ट में रखने की बात कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। महाराष्ट्र के अपने दौरे पर अमित शाह ने कहा कि उद्धव ने सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता किया है। शाह ने कहा, मुख्यमंत्री ठाकरे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भगवान उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, लेकिन जब उनका स्वास्थ्य ठीक था तब भी जनता पूछती थी कि सरकार कहाँ है। 2019 में मैंने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, लेकिन सत्ता के लिए उन्होंने हिंदुत्व से समझौता किया। शाह ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार उस तिपहिए ऑटो की तरह है जिसके तीनों पहिए 3 दिशा में जा रहे हैं और सभी पंक्चर हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज लखनऊ में सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा। इस शो में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही भारत सरकार की संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत अन्य मंत्रीगण भी इसमें हिस्सा लेंगे। इसी दिन रेजिडेंसी के इतिहास पर बनाया गया लाइट एंड साउंड शो का भी उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, यूपी का पर्यटन एवं संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन लखनऊ सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन करेगा। महाराष्ट्र के मंत्री और वरिष्ठ शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल के अपने विधानसभा क्षेत्र जलगांव जिले की सड़कों की तुलना अभिनेत्री हेमा मालिनी के गाल से करने की टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 30 साल तक विधायक के रूप में काम किया है, उन्हें मेरे धरनगांव निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो विकास किया है वो उसे सबसे पहले देखें। धरनगांव में हेमा मालिनी के गालों की तरह सड़कें नहीं मिली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। राज्य के महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए मंत्री से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा है। विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण के विरोध में आज से देशव्यापी अभियान चलाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने कुछ मिशनरीज और मौलवियों के हाथों अवैध धर्मांतरण के खिलाफ आज से 31 दिसंबर तक पूरे देश में धर्म रक्षा अभियान चलाने का फैसला किया है। वेब के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि धर्मांतरण की देशव्यापी विभीषिका को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकारें अवैध धर्मांतरण के रोकने के लिए कठोर कानून बनाकर जिहादियों, ईसाई मिशनरीज के हिंदू देशद्रोही कुकर्मों पर लगाम लगाएं।
बिहार के गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर एक छात्रा को सिरफिरे युवक ने सरेआम चाकू मारकर घायल कर दिया। ये दिल दहला देने वाली वारदात मांझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव की है। छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर किया गया है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। इस वारदात के बाद तनाव को देखते हुए गाँव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मांझागढ़ थाने की पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले युवक की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर की किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ा हादसा हो गया। ये हादसा मोर्टार का गोला फटने से हुआ। हादसे में एक जवान शहीद हो गया जबकि 5 घायल हो गए। किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में रूटीन प्रैक्टिस चल रही थी। जानकारी के मुताबिक जवानों ने 51 mm मोर्टार का फायर किया, लेकिन बैरल से निकलते ही कुछ दूरी पर मोर्टार फट गया। धमाका होते ही वहां अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग घायल हो गए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक पैंथर के रिहायशी इलाके में घुसने से हड़कंप मच गया। यहाँ के मालवीय नगर इलाके में सेक्टर 7 के एक घर में पैंथर घुस आया। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर रवाना हुई। घंटों की मशक्कत के बाद पैंथर को पकड़ लिया गया, लेकिन घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं। भारत पाक सीमा से बीएसएफ के जवानों ने एक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ ने भारत की सीमा में दाखिल हुए पाकिस्तानी नौजवान को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान इसके पास से मोबाइल और 1650 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। इसे डेरा बाबा नानक सरहद के पास सहारनपुर चौकी से पकड़ा गया है। काबू किए गए पाक नागरिक की पहचान जुल्करनैन सिकंदर के तौर पर हुई है। इससे आगे की पूछताछ जारी है। यूरोपीय यूनियन के सम्मेलन में रूस यूक्रेन विवाद पर बड़ा फैसला लिया गया है। यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने कहा है कि अगर रूस पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला करता है तो उस पर और ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालांकि इस सम्मेलन में सिर्फ प्रतिबंध लगाने पर चर्चा हुई है, किसी पर लगाया नहीं गया है। वहीं एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस 2022 की शुरुआत में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस्लामाबाद में रविवार को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन समिट हुई। समिट का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को समिट में शामिल होने का न्योता दिया था। समिट की शुरुआत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका का नाम लिए बिना उसे अफगानिस्तान समस्या का जिम्मेदार ठहराया। इमरान ने कहा, अफगानिस्तान की समस्या इंसानों ने खड़ी की है। अगर वक्त रहते इसे हल नहीं किया गया तो तबाही हमारे सामने होगी। रविवार को भारत मध्य एशिया संवाद में अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस बैठक की मेजबानी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। बैठक में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों की सहायता के लिए नए रास्ते तलाशना जरूरी है। बैठक की शुरुआत में बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान को मानवीय तौर पर सहायता देने की जरूरत है। इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल हुए। ब्रिटेन में कोरोना और कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ब्रिटेन में शनिवार को एक दिन में ओमाइक्रॉन के 10,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के मामलों का आंकड़ा एक दिन में 90,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है। यहाँ शुक्रवार को ओमाइक्रॉन के महज 3,201 केस दर्ज किए गए थे, जबकि अगले ही दिन ये आंकड़ा 10,000 को पार कर गया। ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन के कुल मामलों की तादाद 24,000 को पार कर गई है। फिलीपींस में आए भयानक तूफान में मरने वालों की तादाद 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। यहाँ तूफान से अब तक 137 लोगों की जान गई है। वहीं तूफान के बाद से 37 लोग घायल है और 10 लोग लापता है। सरकार के मुताबिक तूफान से करीब 7,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें 3 लाख से ज्यादा को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। और देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बाद रुख करते इस वक्त की बड़ी खबर का। राज्यसभा में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए आज सरकार ने सुबह 10 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन दलों को न्योता दिया गया है जिनके सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किया गया। इनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सुझाव दिया था कि दोनों दलों को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते राज्यसभा ठीक से काम नहीं कर सकी है। तो राज्यसभा से निलंबित 12 सांसदों को लेकर सरकार आज स्ट्रेटेजी बनाने पर
बातचीत कर सकती है। प्रहलाद जोशी ने तमाम उन नुमाइंदों को बुलाया पार्टियों के जिनके सांसद सस्पेंड किए गए राज्यसभा से। साथ ही साथ आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई है और इस पर आज एक बड़ी बहस, एक बड़ा घमासान संसद में देखने को मिल सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कोलकाता नगर निगम चुनाव को लेकर एक बार फिर सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने ममता सरकार पर मतदान में गड़बड़ी और धांधली का आरोप लगाया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मुलाकात कर निकाय चुनाव को रद्द कर दोबारा कराने की मांग की है। मांग को लेकर शुभेंदु अधिकारी पार्टी नेताओं के साथ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में धरने पर बैठ गए। शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के कहने पर पुलिस ने टीएमसी के गुंडों को फर्जी वोटिंग करने दी और एक वोटर ने 10-10 फर्जी वोट डाले हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एक वीडियो शेयर किया, आरोप लगाया कि पोलिंग बूथ में सीसीटीवी पर टीएमसी के गुंडे स्टिकर लगा रहे हैं। उससे पहले सॉल्ट लेक में बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेताओं को घर में रोक दिया। बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। आपको बता दें कि सॉल्ट लेक में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं की बैठक हो रही थी। कोलकाता नगर निगम चुनाव में शाम 5 बजे तक करीब 64% वोटिंग रिकॉर्ड की गई और चुनाव का परिणाम 21 दिसंबर को आएगा। पुलिस ने सीपी का लीडरशिप में ये धांधली करने का जो एनवायरमेंट मौका टीएमसी गुंडा लोग को दिया है, ये पुलिस ही किया है। पुलिस का पास कोई अस्त्र नहीं था, सशस्त्र आर्म पुलिस नहीं था, पुलिस का पास लाठी भी नहीं था। अब देख लिया जितना भी तस्वीर, पुलिस को डायरेक्शन था ममता बनर्जी जो खाली हाथ रहो और टीएमसी का गुंडा को प्रोटेक्शन करो। 20% से ज्यादा लोग का ओरिजिनल वोटिंग नहीं है, बाकी 30 से 40% बाहर का वोटर लेकर वोटिंग किया और एक टीएमसी का गुंडा आदमी। कलकत्ता पुलिस ने सीपी का लीडरशिप में ये धांधली करने का जो एनवायरमेंट मौका टीएमसी गुंडा लोग को दिया है, ये पुलिस ही किया है। पुलिस का पास कोई अस्त्र नहीं था, सशस्त्र आर्म पुलिस नहीं था, पुलिस का पास लाठी भी नहीं था। अब देख लिया जितना भी तस्वीर, पुलिस को डायरेक्शन था ममता बनर्जी जो खाली हाथ रहो और टीएमसी का गुंडा को प्रोटेक्शन करो। 20% से ज्यादा लोग का ओरिजिनल वोटिंग नहीं है, बाकी 30 से 40% बाहर का वोटर लेकर वोटिंग किया और एक टीएमसी का गुंडा आदमी ने 8 से 10 वोट दिया। आप लोग क्या पूरा के पूरा केएमसी का चुनाव नल एंड वॉइड किया जाए और हम लोग का पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, वीडियो क्लिपिंग है। जब 23 तारीख कोर्ट में आएगा, हम लोग कोर्ट में डॉक्यूमेंट एविडेंस सबमिट करने के लिए तैयार है भाजपा। और देश में कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से पकड़ने लगे हैं। रविवार को देश में ओमाइक्रॉन के केस 150 के पार पहुंच गए। रविवार को गुजरात में ओमाइक्रॉन के 2 और महाराष्ट्र में 6 नए केस दर्ज किए गए। ओमाइक्रॉन दुनिया के 89 मुल्कों तक अपनी पैर पसार चुका है। वहीं ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन से हालात बिगड़ने लगे। यहां एक दिन में ओमाइक्रॉन के 10,000 केस सामने आए हैं। और क्या आने वाला साल 2022 अपने साथ कोरोना का नया खतरा लेकर आएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि अचानक से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन भी तेजी से अपने पैर पसारने लगा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यह खतरा कितना बड़ा और खतरनाक होता जा रहा है। साल 2022 आएगा, तीसरी लहर लाएगा। ओमाइक्रॉन से देश में तीसरी लहर। हर दिन तेज होती वेरिएंट की रेस। एक 150 के पार ओमाइक्रॉन के केस। इस बात की आशंका बढ़ गई है कि नए साल के साथ देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। साथ ही आशंका यह भी जताई जा रही है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन ही थर्ड वेव के लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि ओमाइक्रॉन के केस देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके मामलों का आंकड़ा रविवार को 150 के पार पहुंच गया। गुजरात में ओमाइक्रॉन के 2 और महाराष्ट्र में 6 नए केस दर्ज किए गए हैं। अगर देश के बाकी राज्यों की बात करें
तो महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 22, तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, गुजरात में 11, केरल में 9, उत्तर प्रदेश में 2, पश्चिम बंगाल में 1, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1 और तमिलनाडु में भी ओमाइक्रॉन का 1 केस दर्ज किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में अचानक कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिली है। यहां रविवार को एक दिन में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 6 महीने बाद 100 के पार पहुंच गया है। यहां रविवार को 24 घंटे में कोरोना के 107 नए केस दर्ज किए गए। दिल्ली में कोरोना और ओमाइक्रॉन के मौजूदा हालात की समीक्षा के लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA की बैठक हो रही है। वहीं हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 4 निजी अस्पतालों को ओमाइक्रॉन समर्पित केंद्र में तब्दील कर दिया है। ये 4 अस्पताल सर गंगाराम, मैक्स साकेत, फोर्टिस वसंत कुंज और तुगलकाबाद का बत्रा अस्पताल है। वहीं ओमाइक्रॉन ने दुनिया के 89 देशों तक अपनी जड़ें जमा ली हैं। सबसे ज्यादा भयावह हालात ब्रिटेन के हैं, जहां एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 90,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। इनमें नए वेरिएंट के केस 10,000 से ज्यादा हैं। यहां एक दिन में ओमाइक्रॉन वेरिएंट से 7 लोगों की मौत भी हुई है। ओमाइक्रॉन के कुल केस 24,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। इन सब आंकड़ों के मद्देनजर ये डर सताने लगा है कि भारत भी तीसरी लहर की दहलीज पर खड़ा है। इसलिए एक्सपर्ट्स और जानकार लगातार लोगों से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और कोविड पे इस रिपोर्ट के बाद देखिए अपने राज्यों की खबरें फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता नगर निगम चुनाव में हिंसा और धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस और बीजेपी ने वोटिंग के दौरान बम फेंकने जैसी घटनाओं के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। सुवेंदु अधिकारी ने हिंसा के पीछे तृणमूल का हाथ होने के सबूत कोर्ट में रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 23 दिसंबर को अदालत में सुनवाई के दौरान वो हिंसा के सबूत और वीडियो क्लिप पेश करेंगे। हालांकि टीएमसी इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर रही है। सुवेंदु के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में राजभवन पहुंचा और राज्यपाल जगदीप धनखड़ से चुनाव में हिंसा और धांधली की शिकायत की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि केएमसी में व्यापक चुनावी कदाचार की खबरें और अब प्रशासन का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा बंगाल बीजेपी के नेताओं ने कोलकाता पुलिस पर भी आरोप लगाया है। इन नेताओं का आरोप है कि पुलिस के साथ मिलकर टीएमसी ने वोट की लूट की है। बीजेपी ने चुनाव रद्द करके फिर से चुनाव कराने की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि सड़क पर भी लड़ाई होगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। पंजाब में बेअदबी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वर्ण मंदिर के अंदर बेअदबी का मामला अभी गरमाया ही है कि कपूरथला से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि निशांत साहिब की बेअदबी के आरोपी की भीड़ ने पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह मामला चोरी का है, बेअदबी का नहीं। मामले में कपूरथला के एसएसपी का कहना है कि कपूरथला के गांव निजामपुर में हुई घटना चोरी की वारदात थी, ना कि बेअदबी की। वहीं मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल ने विवादित बयान दिया है। पाटिल ने अपने विधानसभा क्षेत्र जलगांव जिले की सड़कों की तुलना एक्ट्रेस हेमा मालिनी के गाल से की है। राज्य के महिला आयोग ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए मंत्री से बयान पर माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर गुलाबराव पाटिल सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई वर्षों तक जलगांव सीट से विधायक रहे एकनाथ खड़से पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए राज्य के जलापूर्ति मंत्री पाटिल ने कहा कि जो 30 सालों तक विधायक रहे हैं उन्हें मेरे विधानसभा क्षेत्र में आकर सड़कों को देखना चाहिए। अगर ये हेमा मालिनी के गाल जैसी नहीं है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कर्नाटक में एक बार फिर से सीएम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं।
ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने अपने इलाके में इसके संकेत दिए हैं। एक रैली को संबोधित करते हुए अपने लोगों से भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि इस दुनिया में पद और रुतबा कुछ भी स्थायी नहीं है। ये जीवन अपने आप में ही हमेशा के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सच्चाई को वो पूरी तरह जानते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि वो कोई सीएम नहीं है, बल्कि केवल बसवराज हैं, क्योंकि बसवराज नाम स्थायी है, पद स्थायी नहीं है। सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बोम्मई को पद से हटाया जा सकता है। बोम्मई ने 28 जुलाई 2021 को पद संभाला था, जब बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था। यूपी के मिर्जापुर में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राजमार्गों का लोकार्पण करेंगे। भारतमाला परियोजना के NHDB 4B योजना के तहत जिले के 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और टोल प्लाजा का केंद्रीय मंत्री लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री के साथ ही जिले की सांसद अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगी। लोकार्पण के बाद गडकरी एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर दिन राज्य में नए परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है, लोकार्पण हो रहे हैं और विकास के कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और मॉर्निंग प्राइम टाइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते तमाम बड़ी खबरें भी बाकी है। साथ रहिएगा, देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।